नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की पोलिंग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद से क्यास लगाए जा रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री। खैर वो बहस हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते जिस तरह से कैंपेन हुई, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद पूरा सिनेरियो क्या है, इस इलेक्शन के क्या समीकरण बनेंगे, बाद में किस तरह से जम्मू और कश्मीर के भीतर मुद्दे उठाए गए, किस तरह के नेताओं ने जहां पर बयानबाजी की, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कश्मीर से हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर अहमद अली फयाज और स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कश्मीर। फयाज साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है कि कश्मीर में जिस तरह से चुनावों के दौरान तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और वहां पर जो वोटिंग हुई उसकी परसेंटेज को लेकर क्या समीकरण आप निकालते हैं कि कश्मीर में इन चुनावों में कौन से मुद्दे हावी रहे? यहाँ पे कम टर्नआउट हुआ है। अब जब हम देखते हैं ना वो कम टर्नआउट कितना है, जो 2014 के असेंबली इंतखाब से इसका मुकाबला जब करते हैं तो उसमें 2% 3% ये नॉर्मल होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये वही हो जो 2014 में किसी जगह पे कम होता है, किसी जगह पे। आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू। टर्नआउट का कोई इशू ही नहीं है। जहां तक ताल्लुक है मतलब इंथुजिज्म का, लोगों में इंथुजिज्म तो अनप्रेसिडेंटेड मैं कह सकता हूं, जो हमने कभी भी 1987 के बाद नहीं देखा है किसी भी इलेक्शन में। नहीं, इतना मतलब जोश खरोश लोगों में, हर एक आदमी वोट डालना चाहता है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्टिंग का सीजन भी इस वक्त कश्मीर में चल रहा है और भी कई वजूहत हैं जिसकी वजह से कभी कभी किसी जगह पे कम हो जाता है, लेकिन मौसम बहुत साजगार रहा। तीनों दिनों बिल्कुल सनशाइन था, अच्छे माहौल में यहाँ पे पोलिंग वोलिंग हुई। इसमें कोई मतलब टर्नआउट को लेकर के मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। एज रिगार्ड्स जो आप बता रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर कैंपेन चलाई गई, इस इश्यूज सबसे ज्यादा जो मतलब कॉमन इशू है सब पार्टीज के बीच में, एक्सक्लूडिंग बीजेपी, जो कश्मीर में जो इन पार्टीज ने जो मुहिम यहाँ पे चलाई उसमें दो टाइप के इश्यूज थे। सबसे इम्पोर्टेंट इशू इसमें यही था कि हमें 2019 में 5 अगस्त 2019 को हमें स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया। हमारा 370 आर्टिकल जो है ये हमसे छीन लिया गया। अब यहाँ पे हमारी जमीनें जो है इस पे बाहर के लोग कब्जा कर सकते हैं, कब्जा क्या मतलब खरीद सकते हैं, और जो यहाँ की नौकरियां हैं वो बाहर के लोग इन पे मुलाजमतों का कब्जा कर सकते हैं। इस बात के बावजूद कि जब पहली नोटिफिकेशन निकली थी उसके बाद ये रोक लिया गया था। अब सिर्फ जो नोटिफिकेशंस निकलती हैं उसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोग ही क्वालिफाइड मतलब एलिजिबल हैं जो करते हैं। लेकिन आम तौर पे एक तासुर यही है कि हमें हुकूक से महरूम किया गया है। ये अक्रॉस द कश्मीर वैली है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये सब लोग कंपेटिटिवली इस बात को उछाल रहे हैं कि हमसे ज्यादती हो गई है 2019 में, और उसके बाद कई कवानीन जो यहाँ पे नाफिज किए गए हैं इसके जरिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वो इसी का जो दूसरा रुख है, इसके बरक्स जो इसके कंट्रास्ट में वो कह रहे हैं कि ये हमारी वजह से ही है जो हमने 370 यहाँ पे खत्म किया। इस वजह से यहाँ पे पत्थरबाजी और जो मिलिटेंसी के वाकत होते थे, जो रिक्रूटमेंट मिलिटेंट्स की होती थी, जो हड़तालें होती थी, जो स्कूल यहाँ पे बंद होते थे, जो इंटरनेट रोज यहाँ पे बंद करना पड़ता था, जो किलिंग्स होती थी, ये सब ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुकी हैं। अब इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हैं और पीडीपी के लोग हैं वो रेफरेंस दे रहे हैं जम्मू में कुछ जो वाकत हुए हैं पिछले अक्टूबर 2021 के बाद से गुज़िश्ता 3 साल के दौरान जो कुछ वाकत हुए हैं, जिनमें कुछ जगहों पे फौज की गाड़ियों पे हमला किया गया जिसमें 4-4 5-5 लोग मारे गए, और जो 9 जून का वाकया था यात्रियों का
यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो इन वाक़ात का हवाला दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे अमन नहीं आया है। लेकिन जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, सियासत को दरकिनार करके आम लोग एक राहत की सांस ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो यहाँ पे मिलिटेंसी का माहौल था, दहशत का माहौल था, लोगों को थ्रेट्स मिलती थी, जब इलेक्शन यहाँ पे होता था लोगों को किडनैप किया जाता था, मार डाला जाता था, ये हमेशा हुआ है। 96 में जो इलेक्शन हुई उसके बाद से 2014 तक हर इलेक्शन में कोई न कोई मतलब किलिंग्स, वायलेंस, थ्रेट्स, हड़ताल, पत्थरबाजी, ये सब चीजें हुई। बिल्कुल बिल्कुल फयाज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो पिछला वाकया था उसको हम याद करते हैं तो किलिंग का दौर रहा है, लेकिन इस बार किलिंग्स नहीं हुई है, शांतिपूर्व यहाँ पर चुनाव हुए हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उसी बीच में धारा 370 एक बड़ा मुद्दा था जो कश्मीर में उछाला गया। खैर, आपने जो जम्मू संभाग का बात की है, मैं दीपक से बात करूंगा। दीपक, तमाम मुद्दे जम्मू कश्मीर में इन चुनावों में हावी रहे, लेकिन जम्मू संभाग में अगर बात करें तो लोकल मुद्दे मुझे कहीं भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखे जितना कि यहां पर दिखने थे। उसकी वजह क्या, बीजेपी या कांग्रेस ने पूरी तैयारी नहीं की? देखिए पवन जी, साफ सी बात है, जिस तरह से बाकी लोगों ने कहा और फयाज साहब ने खास तौर पे जिस तरह ये बताया कि इस बार पीसफुल चुनाव रहे, ये तो एक बहुत बड़ी बात रही कि 2024 के चुनाव बिल्कुल पीसफुल रहे। तीनों फेज में कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। हालांकि यहाँ तक कि कोई छुटपुट घटना भी जो होती है वो भी दर्ज नहीं हुई, जो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ करनी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेज की, यहाँ की सरकार की, और सबसे बड़ी बात है वोटर्स की भी, कि वोटर्स ने भी कहीं पर, कोई जनता ने कहीं पर कोई ऐसा कुछ नहीं किया। मगर बड़ी बात यह रही, जहां मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो 35 से और 370 का जाना कहीं ना कहीं मुद्दा अंदर खाते में था। चाहे वोटर खुल के कश्मीर में या जम्मू में इसके ऊपर नहीं बोल रहा था, जनता नहीं बोल रही थी, मगर मुझे लगता है जो रिजल्ट आएंगे वहां से देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं या तो उसके फेवर में वोट या उसके अगेंस्ट वोट कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ये चीज होती है, एक वोट का चंक होगा। मगर दूसरा, हाँ बिल्कुल, जम्मू के जो बेसिक मुद्दे हैं वो गायब रहे, क्योंकि हावी जो मुद्दा रहा वो ये रहा, एक पार्टी ऐसी थी नेशनल जिसने ये कहा कि अगर हमने स्टेटहुड छीनी है तो स्टेटहुड वापस भी हम देंगे। जबकि जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर स्टेटहुड को रखा था। तो स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो ज्यादा हावी रहा। उसके बाद ये बहुत मुद्दे रहे कि क्या हमारे धार्मिक कुछ स्थल है उनके नाम बदले जाएंगे, कुछ धार्मिक पहाड़े हैं, जो पहाड़ है उसका नाम बदला जाएगा, हरि पर्वत का जैसे नाम बदलने की बात हुई। तो इन्हीं मुद्दों को कैंपेन में लाया गया, जबकि जो बेसिक मुद्दे हैं जिसमें बिजली के बिल बढ़ने और स्मार्ट मीटर लगने, एम्प्लॉयमेंट की बात फिर भी हुई, जो सड़कों की बात, कोई लोगों के जर्नल मुद्दों की बात, वो बातें जो है वो कम हुई। जैसे कि स्मार्ट सिटी की बात नहीं हुई कि स्मार्ट सिटी तो बनी मगर आए दिन स्मार्ट सिटी की हालत खराब हो रही है। उन बातों को, उन मुद्दों को ज्यादा नहीं बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो असफल रही ऑपोजिशन पार्टीज उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए। अब जनता या वोटर बहुत साइलेंट था इस चुनावों में, उसने किस तरफ वोट किया है ये 8 तारीख साफ होगा। जी पवन जी। फयाज साहब, टूरिज्म एंड टेररिज्म, ये दो मुद्दे थे। टूरिज्म को बढ़ावा देना, टेररिज्म को खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी ने इसी के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, उन पर आरोप लगाए। लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आना, वो इंजीनियर शीद। कश्मीर संभाग के भीतर, कश्मीर प्रोविंस के भीतर जो इलेक्शंस हुए उसमें कितना इंपैक्ट रहा इंजीनियर शीद का, और टेररिज्म एंड टूरिज्म को लेकर वहां पर क्या लोकल लोगों की राय रही? जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, इन्होंने टेररिज्म, टूरिज्म वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला। ये एक ही बात बोल रहे हैं लगातार, ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और ये जो उनकी लैंग्वेज है वो भी पार्लियामेंट्री नहीं है। ये कहते हैं मैं मोदी और अमित शाह की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मतलब इस किस्म की भाषा का वो इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा वोट, जो इलेक्शन जो है, ये मसले कश्मीर के हल के लिए है, दैट इज फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू। जब इनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्या ये बात बता रहे हैं, इसकी तरह तशरीह कर लें कि इसका मतलब क्या है, तो ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कहा है कि गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका भी हमसे मिलेगा। ये बता रहा है कि वो तभी मिलेगा जब यहाँ पे प्लेबिसिट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वो हो जाएगा। तो ये अपनी बात को इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट, एजुकेशन और जो बाकी इश्यूज हैं, टूरिज्म वगैरह, अमन, उन चीज़ों पे ये बिल्कुल ही कोई बात नहीं कर रहे हैं।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग इस पे बात कर रहे थे बड़ी हद तक, लेकिन वो भी अपने इसमें ये जो इनका है एक कंपटीशन इसमें है कि कौन इसमें ज़्यादा मतलब लोगों के जज्बात को ये असर डालेगा। तो ग्रैब करता है, तो ये क्या असर करते हैं डालेगा, कि ये लोग तो प्लेबिसाइट और कश्मीर इशू की बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। ये लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन और आर्टिकल 370 का ये वापसी, ये दोनों पार्टीज जो हैं ये इस पे जोर दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है वो कभी कभी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करती है, 370 की बात वो बिल्कुल नहीं करती है। तो ये मतलब मेन पार्टीज का ये मैंने आपको इंजीनियर रशीद का भी बताया। जहाँ तक जमात इस्लामी और सरजान बरकती, ये भी सेपरेटिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं, इनका ताल्लुक है, इनमें भी कोई भी ये बातें नहीं कर रहा है। जिन चीज़ों पे इलेक्शन लड़े जाते हैं आमतौर पे जो होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल के स्कूलों की पढ़ाई, बच्चों का तालीम, जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है, बिजली के बिल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हमें ये बता रहे हैं कि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा मतलब पैसा देना पड़ता है। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये इश्यूज़ तो ये बिल्कुल ही नहीं ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम इसमें कामयाब हो जाएं। जो जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई गई है 2019 के टेररिस्ट अटैक के बाद, अवंतीपुरा अटैक के बाद, तो वो ख़त्म हो जाए और हम अपना मिशन जो हमारा काम है वो हम जारी रख सकेंगे। फयाज साहब, आपने बहुत से चुनाव कवर किए हैं। कश्मीर में आपने वो भी चुनाव देखे हैं जब लोग वोट डालने नहीं जाते थे, आपने वो भी चुनाव देखे हैं जब कतारें लगी थी, आपने ये वाला चुनाव भी देखा है जो अभी संपन्न हुआ है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सेंटीमेंट्स को ग्रैब करना और लोकल जो लोगों के मुद्दे हैं, जो इशू हैं, पब्लिक इशू हैं, उनको पीछे करके जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सक्सीड कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जिस तरह से ये लोग आए थे और हमें ये लगा था कि ये शायद मतलब कंप्लीट इस सिस्टम को ही हाईजैक कर लेंगे, जिस तरह से इंजीनियर रशीद आया था और उसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और 18 में से 14 सेगमेंट्स पे इसने अक्सरियत ली थी, वो बात बिल्कुल ही नहीं है। इसका असर हमें सिर्फ 2 या 3 सेगमेंट्स पे नॉर्थ कश्मीर के लग रहा है। सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में इसका कोई असर नहीं है, कोई कैंडिडेट इसका किसी जगह से जीतने वाला नहीं है। तो जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ पे इनके वोट बैंक है, एक पॉपुलेशन उनकी है, फॉर एग्जांपल शोपियान में है, जैनपुरा में है, कुलगाम में है, इन जगहों पे, और पुलवामा में भी कुछ जगहों पे। तो उन जगहों पे इनको कुछ लोग, और इसमें भी फ़र्क है, जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनको दूसरे लोग, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग असली जमात इस्लामी वाले नहीं हो, आप लोग कंप्रोमाइज्ड हो। तो बीच में एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ था, लेकिन उसकी वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी बिल्कुल वो साबित नहीं हुई। लेकिन उसमें ये बताया गया था कि जमात इस्लामी के जो लोग हैं ये असल में यहाँ के लोग है ही नहीं, इसमें 10 लोग लड़ रहे हैं, उसमें जमात से वाबस्ता एक ही आदमी है, बाकी लोग तो कई दूसरी पार्टीज के साथ मिल चुके थे और वो लास्ट ईयर से हम और कई सालों से वो हमसे अलग हो गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी कश्मीर में। इनको जो अगर ये सारे ये हर जगह से अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए हैं। इनके 5 या 10 लोग हैं जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैनपुरा हल्के में एजाज अहमद मीर है जो पीडीपी का रेबल है, वो वहाँ पे एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट वहाँ पे है, जमात इस्लामी उसको वहाँ से सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से कुछ और जगहों से भी ये कुछ आज़ाद उम्मीदवारों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका बुनियादी था कि एक ज़माने में यहाँ पे वोट कोई डालता नहीं था, उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। अपनी मर्ज़ी से लोग निकलते हैं, वोट डालते हैं। बल्कि कई जगह ऐसी थी जहां पहले फॉर एग्जांपल जो कांग्रेस के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर थे वो डरते थे जमात इस्लामी वालों से, इसलिए कि यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे है
इनमें से कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थी। मेरे लिए इस वक्त वो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको सब ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता बिल्कुल 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 मैं सिर्फ ये बता बिल्कुल मैं आऊंगा। मैं सिर्फ ये बता सकता आप पूरा बता करिए, सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो जमात इस्लामी है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर जब यहाँ पे हिज़्बुल मुजाहिदीन बनी थी, जो अभी तक सबसे मजबूत मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की है, तो इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम जमात इस्लामी के गुरेला आर्म हैं, इसके मिलिट्री विंग है। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो जो उस इलाके में प्रो इंडिया या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, तो वो लोग डरते थे, वो बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकलते थे। इस बार जब जमात इस्लामी के बैकग्राउंड के लोग ही लड़ रहे हैं, तो इसके देखा देखी में वो लोग भी जो पहले वोट नहीं डालते थे वो भी निकल रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। दीपक, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, हर किसी के अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं, बशर्ते कि उन्हें ग्रैब करने वाला लीडर कौन होगा। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में जितनी भी रैलीज हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने की, कांग्रेस ने की, वहां पर डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनके खिलाफ तो नहीं बोला गया। जम्मू में भी इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा टारगेट क्यों किया? देखिए, साफ सी बात है पवन जी, मुझे लगता है कि जम्मू में मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एनसी अलायंस को लीड कर रही है कश्मीर में, और बीजेपी को ये पता था कि अगर हमें ऑपोजिशन की सरकार बनने से रोकना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बढ़ने से रोकना है। कांग्रेस जिस तरह से उनके साथ मुकाबले में जम्मू में थी, कांग्रेस पहले ही बैकफुट पे लगातार आ गई। मतलब आपका कहने का मतलब कांग्रेस मुकाबले में थी ही नहीं। कांग्रेस की एक बड़ी कमी ये रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो शुरू में ले आए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वो चीजें रखी जो कश्मीर में उनको सूट करती थी, जैसे 370 को की वापसी करना, शंकराचार्य पर्वत का नाम चेंज करना, और साथ ही साथ एक ही चीज उन्होंने रखी पब्लिक के लिए कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, जिससे जम्मू को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की और कश्मीर को भी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करने का मतलब जो था बीजेपी का, वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर टारगेट कांग्रेस को करना। उन्होंने हर बात, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हो जम्मू कश्मीर में, चाहे 13 रैलियां हो गृह मंत्री अमित शाह की जो सिर्फ जम्मू रीजन में हुई, उन्होंने हर जगह यह बोला कि क्या आप लोग चाहते हो कि शंकराचार्य का नाम बदला जाए, क्या आप लोग चाहते हो कि 370 वापस आए, क्या आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तान से बातचीत हो। उन्होंने सारे पॉइंट वही टच किए जो एनसी के मैनिफेस्टो में थे, मगर टारगेट कांग्रेस को किया। साथ ही साथ ये बोला, तो अगर आप नहीं चाहते तो ये पूछिए कांग्रेस के कैंडिडेट से, ये पूछिए कांग्रेस से कि वो चुप क्यों है, ये पूछिए राहुल गांधी से कि वो चुप क्यों है। तो उन्होंने जो टारगेट किया एनसी को, मगर उसमें से रास्ता खोजा जो है कांग्रेस के अगेंस्ट। इसलिए जो कैंपेन रही बीजेपी की वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट रही। और दूसरी चीज ये कि जम्मू में कहीं भी पीडीपी का डोमिनेंस इस बार नहीं दिखा। हालांकि पिछले 2014 के इलेक्शन में पीडीपी ने जम्मू रीजन से भी सीटें निकाली, दरहाल उन्होंने जीता, पुंछ और राजौरी में उनकी 3-4 सीटें आई। इस बार कहीं उनका डोमिनेंस नहीं था, इसलिए पीडीपी को टारगेट नहीं किया। लेकिन इसमें एक चीज और थी, जो डोगरा सीएम वाला जो लास्ट 3 दिन में आया, ये क्या ट्विस्ट था? देखिए, डोगरा सीएम वाला ट्विस्ट इसलिए था जब बीजेपी को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है वो कहीं बटे ना, क्योंकि बीजेपी को भी एक खतरा था, जो 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी के रेबेल थे, तो बीजेपी ने उसमें ट्विस्ट खेला डोगरा सीएम। और बड़ी बात यह थी कि 23 सितंबर को जब महाराजा हरि सिंह की जन्म शताब्दी हम लोग मनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते का समय था जो चुनावों के लिए, तो उस हफ्ते में सारा ट्विस्ट किया गया डोगरा सीएम। ये डोगरा सीएम का जब नाम दिया गया ताकि लोगों को कंसोलिडेट किया जाए डोगरों के नाम पे, और लोग इकट्ठा हो जाएंगे इस बार जम्मू से सीएम बनेगा। हालांकि ये कहने में जम्मू का सीएम भी कह सकते थे, मगर उसमें गुलाम नबी आजाद भी आते हैं जो पहले जम्मू से सीएम रह चुके हैं, इसलिए इस बार डोगरा सीएम की बात की गई और ट्विस्ट देने की कोशिश नहीं, गुलाम नबी आजाद भी तो डोगरा है। अगर जम्मू प्रोविंस को आप डोगरा समाज, मैं वही कह रहा हूं, मगर डोगरा सीएम कहने का यह मतलब था कि डोगरा हिंदू सीएम, कहीं ना कहीं डोगरा हिंदू सीएम की बात की गई, उस बात को लास्ट 2-3 दिन में ट्विस्ट किया गया। और इसलिए जो टारगेट था वो लास्ट तक आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी 1 दिन पहले रैली करने आए थे चुनाव प्रचार खत्म होने से, उन्होंने भी टारगेट एनसी को ज्यादा किया और साफ तौर पे ये कहा कि हमें
पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, तो पूर्ण बहुमत जब बनानी है तो आपको कश्मीर से भी कुछ सीटें चाहिए, और वो सीटें वो होनी चाहिए या तो बीजेपी जीते या एनसी के अगेंस्ट खड़े हुए कैंडिडेट जीते। इसलिए टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, क्योंकि मेन मुकाबला जो था कि टॉप पे कौन आता है वो बीजेपी और एनसी में ही था पूरे जम्मू कश्मीर में। फयाज साहब, मैं एक सवाल था मेरे दिमाग में कि जैसे इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला के साथ उलझते रहे, बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोले, लेकिन वो सिर्फ सिमटे रहे पीडीपी और एनसी के बीच में। बेसिकली पूरी तरह से उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना नहीं साधा, और साथ में कांग्रेस किसी भी मुद्दे में सामने नहीं आई। कश्मीर में किसी भी कांग्रेस के लीडर का इस सेंटिमेंट्स को लेने का कोई बयान नहीं आया। स्टेटहुड का तो चलो सबने बात की, लेकिन 370 को लेकर भी खामोश रही। तो कांग्रेस की कश्मीर में इस बार की स्ट्रेटजी क्या थी? इनकी विजिबिलिटी बहुत कम रही कांग्रेस की। ये तो सिर्फ 5 जगहों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1-2 जगहों से ये जिसको ये फ्रेंडली कहते हैं कॉन्टेस्ट, जैसे सोपोर में है और जैसे देवसर में है। तो असल में इनको जो इनके हिस्से में सीट्स आई हैं वो 5 सीट्स हैं। उन 5 सीट्स पे उन्हें अपनी कैंपेन शैम्पेन चलाई, और वहाँ पे उसमें से उनको 2 या 3 जगहों से जीतने का इम्कान भी नज़र आ रहा है। तो कुछ जगहों पे ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग दोनों दिखे, बहुत कम जगहों पे। अक्सर जगहों पे उन्होंने अपना अपना कैंपेन चलाया, और उसके बाद ये लोग जो ही यहाँ का इलेक्शन कम हुआ तो ये लोग जम्मू की तरफ चले गए। यहाँ पे कांग्रेस की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका सवाल कुछ और था? मेरा सवाल यह था कि आफ्टर ऑल इंजीनियर रशीद सिर्फ एनसी के उमर अब्दुल्ला इसको ही ज्यादा कोसते रहे, भाजपा को बहुत कम कोसा उन्होंने कश्मीर के चुनावों में। देखिए पहले ही इसके ऊपर ये इल्जाम है कांग्रेस में निशाना क्यों नहीं साधा इंजीनियर रशीद, जबकि इंजीनियर रशीद जब लाइमलाइट में आए। फयाज साहब एक सवाल दीपक की तरफ से था, चलो मैं पूछ देता हूं, बीच में आ रहा था कि इंजीनियर रशीद ने कांग्रेस को टारगेट क्यों नहीं किया? आप मुझे सवाल कर रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे था कि आखिर इंजीनियर रशीद ने कांग्रेस को टारगेट क्यों नहीं किया इस बार चुनाव में? इंजीनियर रशीद जब से रहा हुए हैं, ये बिल्कुल इन्हीं 2 पार्टीज को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को, और इसके साथ जो सज्जाद लोन है जो इसके मकामी वहाँ पे कॉम्पिटिटर हैं हंदवारा एरिया में, ये सिर्फ इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कभी कभी ये आम तकरीर में बीजेपी वगैरह का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कांग्रेस के बारे में ये कोई बात नहीं करते, मतलब अगर हम इनसे पूछेंगे ये कहेंगे वो कांग्रेस कहाँ है, इनका हमें जिक्र ही यहाँ पे क्यों करना है। तो ये यहाँ पे है, बात सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इनको डायनास्टिस कहती है और करप्ट कहती है, पर्टिकुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को, इसी तरह से इंजीनियर रशीद भी वही हमले इन पे कर रहा है। अब इस पे इनका इल्ज़ाम यह है कि इसको बीजेपी वालों ने ही यहाँ पे लाया है, हमारा वोट कम करने के लिए, हमारी कुछ सीट्स कम करने के लिए। उधर से वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ। मतलब ये अब हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम देख सकें कि वाकई उन्होंने, बीजेपी ने इसको यहाँ पे मैदान में उतारा है या नहीं। लेकिन जो तकरीरें हुई है, जब सबसे पहली तकरीर जो तब हुई थी जब होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू में आए थे, और इन्होंने कहा था कि आप किसी को भी वोट दे दें, जो उन्हें लोकसभा के इलेक्शन में भी और इसमें भी उन्होंने कहा था कि आप किसी को भी वोट दे दें, एक्सक्लूडिंग 3 पार्टीज, दैट इज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। तो इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ इन लोगों ने यह निकाला कि बाकी लोग इनके अपने हैं, और लोगों की एक अच्छी खासी तादाद इस चीज में बिलीव करती है कि जिन पार्टीज का होम मिनिस्टर अमित शाह ने नाम नहीं लिया, वो किसी न किसी एतबार से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये लोगों के एक जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक सेक्शन में ये बिलीफ है, जिसका फायदा इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हो रहा है। दीपक, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव कश्मीर तक सीमित रहेगा, जहां चिनाब वैली, जहां फिर पीर पंचाल रेंज तक भी पहुंच सकता है? देखिए पवन जी, ऐसा है कि कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी थी वो किसी समय में
चुनावों को बायकॉट करती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। इस बार सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी तो सेम है, मगर वो आइडियोलॉजी चुनावों में शामिल हुई है, चाहे वो जमात के लोग हों, वो इंजीनियर रशीद जो थोड़ा सा हार्डकोर है, और इस बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जो चुनाव लड़े हैं, वो उन्होंने कोशिश की है कि हम भी थोड़ा सा आइडियोलॉजी को अपनी हार्डकोर करें कि लोग हमारी तरफ वोट दें, क्योंकि पिछली बार उन्हें नुकसान हुआ था, खासतौर पे लोकसभा चुनावों में दोनों अपनी अपनी सीटें हारे थे। इसलिए आइडियोलॉजी तो आगे बढ़ेगी, मगर एक बात है कि ये आइडियोलॉजी जो चुनाव लड़के इस बार जीत के लोग जो इंडिपेंडेंट आएंगे, ये इंडिपेंडेंट किस पाले में जाएंगे, यानी कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बनेगी या एनसी कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी, ये खत्म। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। अब चलते हैं समाप्ति की ओर। कहते हैं कि सियासतदान जो होते हैं चोले पहनते हैं, मुखोटे पहनते हैं, उन मुखोटों के पीछे एक और सियासतदान होता है जिसकी लगाम कहीं और होती है। और मुझे लगता है कि कश्मीर में सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो इस समय चुनाव लड़ रहे थे वो सिर्फ मुखोटे थे, उनकी जो लगामें थी वो घुड़सवार कोई और था जिसके पास थी, और वो वहीं से इन कठपुतलियों को नचा रहा था। खैर, देखना होगा 8 तारीखों की किस तरह के जो कठपुतलियां हैं वो कहां कहां तक पहुंचती हैं, किस तरह से वो दौड़ती हैं, नाचती हैं, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के बीच में जो खाई डालने का प्रयास एक किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग थोड़े से सफल तो जरूर हुए हैं। खैर, आज लेते हैं इसी पर विराम, कल फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।